वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं हाइड एंड सीक। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट। मूवी की शुरुआत एक छोटे से परिवार से होती है जिसमें माता पिता उनके 2 बेटे शामिल हैं। बड़े बेटे का नाम है सुकेश और छोटे का नाम है राजू। दोनों बेटे बस सारा दिन मोबाइल गेम्स में लगे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। मतलब हालात ऐसे हैं कि गेम से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। तो घर में जब फूड डिलीवरी वाला बंदा आता है तो पिताजी के कहने पर भी सुकेश डिलीवरी लेने के लिए नहीं जाता, वरना उसका गेम खराब हो जाएगा ना, ये ज्यादा टेंशन है उसको। इसीलिए मजबूरन उसके पिता ही वो डिलीवरी लेने के लिए जाते हैं। इसके बाद जब वो डिलीवरी वाला बंदा सामान देकर जैसे ही जा रहा होता है तभी दोस्तों वहाँ पर एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है। बेचारे डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जिसने हमला किया था वो थोड़ा पागल आदमी लग रहा था। मारने के बाद वो थोड़े अजीब तरह से हंसते हुए चला जाता है। अब इसकी खबर मिलते ही पुलिस वाले भी तुरंत पहुंच जाते हैं, पर दिखने में तो ऐसा लगता है कि बाइक से गिरने की वजह से उस डिलीवरी बॉय की मौत हुई है, इसलिए उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अगले सीन में हम शिवा नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा है। उसके पास उसका दोस्त अपनी कजन की रिपोर्ट लेकर आता है जिसकी तबीयत काफी दिनों से खराब है। कई डॉक्टर्स को उसने दिखाया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तब उन रिपोर्ट्स को देखकर शिवा समझ जाता है कि असल में माजरा क्या है। वो कहता है कि तुम्हारी कजन को कोई खाने वगैरह में स्लो पॉइजन दे रहा है। इसका डोज इतना कम है कि जल्दी असर नहीं दिखता, लेकिन अगर ये डोज बंद नहीं किया गया तो तुम्हारी कजन की जान भी जा सकती है। अब उसका दोस्त कहता है कि मेरी कजन तो सिर्फ अपने पति के साथ रहती है, बीमार होने की वजह से उसका पति उसे खाना देता है। तो ये सुनते शिवा कहता है कि अब तुम्हें किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि पुलिस की जरूरत है। अपने कजन के पति को पुलिस के हवाले करवा दो, थोड़ी सी पिटाई में बता देगा कि क्यों कर रहा है वो ये सारी चीजें। इस चीज को जानकर शिवा का दोस्त हैरान हो जाता है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। वो अपने दोस्त का धन्यवाद करता है कि यार तूने आने वाली बड़ी मुसीबत को टाल दिया है। इसके बाद शिवा वहाँ से अपने घर आ जाता है जहाँ वो अपनी बहन स्वाति के साथ रहता है और उसकी बहन भी माँ बनने वाली है। एक्चुअली शिवा की माँ का बचपन में निधन हो गया था। पिता और जीजा दोनों आर्मी में सोल्जर थे, लेकिन एक लड़ाई के दौरान दोनों शहीद हो गए। इसलिए दोनों भाई बहन एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और शिवा का भी सपना है कि वो मिलिट्री डॉक्टर बने, पर स्वाति इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि वही वाली बात है ना, पिता और पति दोनों को खोने के बाद वो चाहती है कि मेरा भाई इस काम में ना जाए। लेकिन शिवा का जुनून है कि वो मिलिट्री में जाए, तो वो अपनी बहन से छुपकर प्रिपरेशन करता रहता है ताकि मिलिट्री में डॉक्टर बन पाए। तो कुछ देर के बाद शिवा के घर में उसकी गर्लफ्रेंड वर्षा आती है जो कि एक खुशखबरी लेकर आई होती है। कहती है मेरे पिता हम दोनों की शादी करने के लिए मान गए। उन्होंने तुम्हारे लिए कहा है कि अगर तुम एक बार अच्छे से सेटल हो जाओगे ना तो उसके बाद बड़े धूमधाम से हमारी शादी हो जाएगी। ये सुनने के बाद दोनों बड़े खुश होते हैं। अब दूसरी तरफ दोस्तों पुलिस स्टेशन में एक लड़के को लाया जाता है जिसने अचानक में होटल में बैठे हुए वहाँ कई लोगों पर हमला कर दिया था, मानो कि उस लड़के को दौरा पड़ा हो। पूछने पर वो अभी कुछ बताने को तैयार नहीं होता, लेकिन उस लड़के को किशोर नाम के साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है जो कि असल में वर्षा के ही पिता है। और वर्षा कौन है दोस्तों? शिवा की गर्लफ्रेंड। कुछ टेस्ट वगैरह करने के बाद किशोर पुलिस ऑफिसर वैष्णवी को बता देता है कि ये लड़का किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है। बचपन में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे ये भुला नहीं पा रहा। नशा वगैरह करने की वजह से वो ट्रॉमा इसके ऊपर हावी होता जा रहा है, इसीलिए इसने ऐसी हरकत की है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा ये। अगले सीन में पुलिस स्टेशन के बाहर कोई अनजान इंसान एक एनवलप छोड़कर चला जाता है जिसमें फाइल 1 लिखा हुआ है। वैष्णवी जैसे ही उस एनवलप को खोलती है उसमें लिखा होता है कि फूड डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसको जानबूझकर मारा गया था। ये पढ़ने के बाद तो वैष्णवी हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम के हिसाब से तो ये एक्सीडेंट था। तो वो पोस्टमार्टम करने वाले बंदे से कहती है क्या तुमने ठीक से पोस्टमार्टम किया था उससे फूड डिलीवरी बॉय का, या कुछ चीजें छोड़ दी थी? वो कहता है मैडम मैंने तो सब अच्छे से चेक करके रिपोर्ट बनाई थी। पुलिस वाले अब परेशान कि ऐसा फिर कैसे हो सकता है जब सब कुछ सही ढंग से हुआ था। लेकिन ये फाइल भेजी किसने और इस फाइल भेजने वाले को ऐसा क्यों लग रहा है कि डिलीवरी बॉय की हत्या हुई है। यहाँ से अगले दिन शिवा कॉलेज आता है जहाँ उसे सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के हॉल की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि हुआ ये था कॉलेज की छत से कूदकर किसी स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी। शिवा जैसे ही उस स्टूडेंट को देखता है उसके पैर और तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त चंदू था जिसने आत्महत्या कर ली थी। किसी को समझ नहीं आता कि चंदू कैसे आत्महत्या कर सकता है क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छा बंदा था, बिना किसी टेंशन और परेशानी वाला था। तभी वहाँ पर वैष्णवी भी अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है और चंदू की लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो अब रात को शिवा चुपके से मुर्दा घर में आता है ताकि पता कर पाए कि क्या चंदू ने आत्महत्या की या ये हत्या का मामला है। लाश को देखकर उसको पता चलता है कि उसकी हत्या बड़ी सफाई से की गई है जिसको आत्महत्या बनाने की कोशिश की गई। तभी वहाँ पोस्टमार्टम वाला बंदा वर्मा आ जाता है, इसलिए शिवा मुर्दा घर से तुरंत भाग जाता है ताकि पकड़ा ना जाऊं। वो घर आकर अपने द्वारा जमा किए हुए सारे सबूतों को देखने लगता है जिससे हमें पता चल जाता है कि पुलिस को फाइल 1 शिवा नहीं भेजा था दोस्तों। शिवा सुकेश के पड़ोस में रहता है, वही सुकेश दोस्तों जिसके घर में डिलीवरी बॉय वाला आया था और उस समय डिलीवरी वाले को देखकर शिवा को पता चल गया था कि उसकी भी हत्या हुई है।
लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक्सीडेंट लिखा हुआ आया तो उसको कंफर्म हो गया कि कुछ तो घोटाला चल रहा है बीच ही बीच में, जो शायद हॉस्पिटल वाले मिलकर कर रहे हैं। हत्या को आत्महत्या या एक्सीडेंट बताकर नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जा रही है। इसलिए उसने फाइल 1 भेजी ताकि पुलिस को सच्चाई पता चल पाए। इसके बाद तो वो फाइल 2 भी भेजता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि चंदू की भी हत्या हुई है, आप लोग अच्छे से जांच करिए। लेकिन वैष्णवी को यकीन नहीं होता, उसको लगता है कि कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है शायद, पर उसका सीनियर ऑफिसर दोबारा से पोस्टमार्टम करवाने का ऑर्डर दे देता है, वो भी किसी दूसरी जगह से, ताकि पता चल पाए कि असल में खेल क्या है। इसीलिए दूसरा डॉक्टर चंदू का पोस्टमार्टम कर लेता है और जो वो खुलासा करता है, इससे वैष्णवी और उसका सीनियर दोनों हैरान। वो डॉक्टर बताता है कि इसकी हत्या हुई है, लेकिन वर्मा ने जो रिपोर्ट बनाई वो भी ठीक थी कि चंदू ने आत्महत्या की है, क्योंकि जिसने भी चंदू को मारा उसने इतनी सफाई से उसे मारा है कि नॉर्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगाया ही नहीं जा सकता कि यह हत्या है या फिर कुछ और। पर जिसने आप लोगों को फाइल भेजी उसने जरूर लाश को अच्छे से देखा है, या तो वो कोई डॉक्टर होगा या उसकी पढ़ाई कर रहा होगा। तभी लाश को देखने के बाद उसको पता चल गया कि डिलीवरी बॉय और चंदू दोनों की हत्या हुई है। इसीलिए सीनियर ऑफिसर वैष्णवी से कहता है कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ो, शहर में अब एक भी हत्या नहीं होनी चाहिए। अब सभी को लग रहा होता है कि जो फाइल भेज रहा है वही हत्यारा होगा, इसीलिए वो लोग फाइल भेजने वाले को ही ढूंढने में लग जाते हैं। तो अब सारे पुलिस वाले चंदू के कॉलेज की अच्छे से तलाशी लेते हैं ताकि कोई सुराग मिल जाए। तब उन्हें ग्राउंड में एक रॉड मिलती है जो कि किसी तरह का एंटीक पीस लग रहा है। शिवा चुपके से उस रॉड की फोटो खींच लेता है। रॉड पर मिले फिंगरप्रिंट से पता चलता है कि इस पर तो चंदू के फिंगरप्रिंट है। तो पुलिस वाले चंदू के सारे दोस्तों से पूछते हैं कि क्या कभी चंदू ने ऐसी रॉड का किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया था। सभी नामे जवाब देते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कोई रॉड उसके पास कभी देखा नहीं। तो वहीं शिवा भी अपने हिसाब से जानकारी निकालने में लगा होता है कि असल में ये रॉड है क्या चीज। अब यहाँ वैष्णवी एक आर्कियोलॉजिस्ट विश्लेष से उस रॉड के बारे में पूछती है। वो बताता है इसका नाम हाथीगर है। काफी समय पहले एक राजा था जहाँ के लोग अचानक से मरने लगे। कोई तो ऐसा था जो लोगों को मार रहा था। इतने लोगों के मारने के बाद भी राजा उस हत्यारे को पकड़ नहीं पाया और कुछ ही दिनों में हजारों की तादाद में लोग मारे गए। एक मतलब नरसंहार हो गया पूरे राज्य में, पूरा राज्य बर्बाद हो गया था और बचे हुए लोगों ने राजा के महल पर हमला कर दिया, उसकी जान ले ली, ये कहते हुए कि ये राजा ही था जो लोगों को मार रहा था। तभी तो ये किसी अपराधी को पकड़ नहीं पाया। इस तरह के इल्जाम राजा पर लगने लग गए। ये हाथी घर उसी राजा के पास हुआ करता था और लोगों के हमले से ये हाथी घर टूटकर 3 हिस्सों में बंट गया। ये जो आपको मिला है ना, वो सिर्फ बीच का पार्ट है, ऊपर और नीचे के 2 और पार्ट होंगे। हत्यारा हत्या करने के बाद ये छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको बता रहा है कि वो भी नरसंहार की तैयारी में है, जिससे बहुत बड़ी तबाही आएगी। ये सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान कि अब ये हाथी घर का क्या नाटक आ गया बीच में। लेकिन कुछ भी हो, ये हत्या इस हाथी घर से जुड़ी जरूर है। अब वैष्णवी अपनी टीम के साथ एक आर्ट गैलरी में जाती है जहाँ पर यही हाथी घर जैसे आर्टिफैक्ट वगैरह बेचे जाते हैं। तो आर्ट गैलरी वाला बंदा कहता है, हाँ ये हाथी घर यहीं से बेचा गया है, लेकिन जो इसको खरीदने आया था उसने मास्क लगा के रखा हुआ था, तो मुझे नहीं पता कि वो इंसान कौन था, लेकिन मैंने उसके हाथ में एक स्टेथोस्कोप देखा था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिवा भी उसी आर्ट गैलरी वाले के पास आता है और उससे भी वो हाथी घर के बारे में पूछता है, पर वो बंदा उसको भी सेम जवाब देता है जो उसने वैष्णवी को दिया। लेकिन अब उस आदमी का पता लगाना कि वो हाथी घर किसने खरीदा था बहुत ही मुश्किल है। फिर कुछ देर के बाद शिवा से मिलने उसकी पुरानी दोस्त सपना आती है, जो शिवा को वैसे पसंद भी करती है, लेकिन शिवा ने उसे साफ कह दिया था कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, मैं वर्षा को पसंद करता हूँ बस, और उससे मेरी शादी होने वाली है। ये चीज सुनकर सपना उदास हो जाती है। इसके बाद शिवा सपना के भाई सत्या से मिलने जाता है, जो कि गेम डेवलपर है। शिवा फिर सत्या को उसकी बहन के बारे में बताता है कि देख भाई, मैं अगर कहूंगा तो तुम्हारी बहन को बुरा लग जाएगा, इसलिए तुम ही उसको अच्छे से समझाओ कि उसका और मेरा कुछ नहीं हो सकता। सत्या कहता है, तुम टेंशन मत लो, माँ के मरने के बाद से वो परेशान रहने लगी है, लेकिन मैं उसको समझा दूंगा। अब रात को जब वैष्णवी और बाकी पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तभी उनसे थोड़ी दूर कोई अनजान इंसान सपना पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। अब शिवा भी वहीं से घर की ओर जा रहा था, तो वो सारी चीजें देख लेता है और तुरंत उस आदमी के पीछे जाता है ताकि उसे पकड़ पाए। लेकिन तब तक पुलिस भी वहां पर आ जाती है, जिन्हें वहां पर सपना की लाश और सामने गिरी हुई शिवा की बाइक मिलती है, जो जल्दी जल्दी में शिवा वहीं छोड़कर हत्यारे के पीछे भाग गया था। साथ ही वहां पर हाथीगर का दूसरा टुकड़ा भी मौजूद होता है। पुलिस वाले तो ये समझ लेते हैं कि इसी बाइक वाले ने सपना को मारा होगा। बेचारा शिवा अब तो बुरी तरह फंस गया। तो शिवा जब उस आदमी को पकड़ नहीं पाता तो वो बाइक लेने रिटर्न आता है, पर वहाँ पर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखकर समझ आता है कि मैं तो गया।
ये लोग तो मुझे जेल में डाल देंगे, इसीलिए वो भागना ही सही समझता है वहाँ से। अब बाइक की जानकारी निकालने के बाद पुलिस को शिवा के बारे में पता चल जाता है, तो वो उसके घर पहुंच जाते हैं। इस चीज को देखकर शिवा की बहन पुलिस वालों से कहती है, देखो आपको गलतफहमी हुई है, मेरा भाई किसी को नहीं मार सकता, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन शिवा के सारे सामान को चेक करने के बाद पुलिस वालों को ये भी पता चल जाता है कि सारे फाइल्स एनवलप में डालकर भेजने वाला कोई और नहीं, शिवा ही है। और पुलिस वालों के हिसाब से उन्होंने उस इंसान का पता लगा लिया जो हत्या को आत्महत्या या एक्सीडेंट दिखा रहा है। बस दोस्तों, शिवा को पकड़ना बाकी रह गया है। इसके बाद पुलिस वालों को एक और फाइल मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मैं एक और हत्या करने वाला हूँ, हिम्मत है तो रोक लो। ये जानकर पुलिस वाले कुछ मैथमेटिशियन को बुलाते हैं और सारी फाइल्स कौन सी जगह पर किसकी हत्या हुई, किस तरह मारा गया, इन सभी का कैलकुलेशन बताते हैं, ताकि सारी चीजों को जोड़ने पर हो सकता है वो लोकेशन मिल जाए जहाँ पर अब हत्या होने वाली है। इसीलिए वो मैथमेटिशियन अपनी कैलकुलेशन लगाकर वो लोकेशन ढूंढ निकालता है जहाँ उसके हिसाब से अगली हत्या को अंजाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ शिवा समझ जाता है कि बस बुरी तरह से फंस चुका हूँ मैं और मुझे खुद को साबित करना होगा निर्दोष। तो वो अपने दोस्तों को फोन लगाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो बॉबी नाम के दोस्त को फोन लगाता है तो उसे बॉबी काफी परेशान लगता है। कई बार शिवा का वीडियो कॉल उठाकर वो कट कर देता है, मानो बॉबी अपने होश में ही ना हो। इसीलिए वीडियो कॉल के अंदर शिवा ने जो बैकग्राउंड देखा था वो उसी जगह के लिए निकल जाता है ताकि बॉबी से मिल पाए। वो तुरंत उस जगह पर जाता है जहां उसे बॉबी दिखाई देता है, जो बिल्कुल पागलों जैसी हरकत कर रहा होता है। शिवा उसे आवाज भी लगाता है लेकिन वो सुनता ही नहीं, और तभी बॉबी वहां पर मौजूद एक आदमी की हत्या कर देता है। शिवा ये देखकर दंग रह जाता है कि ये कैसे, कहीं बॉबी ही वो इंसान तो नहीं जो सभी को मार रहा है। लेकिन तभी वहां पर दूसरा आदमी आकर बॉबी को ही मार देता है और उसके पास हाथीगर का तीसरा पार्ट मौजूद होता है। न जाने अचानक से शहर में हो क्या गया है, लोग पागलों जैसी हरकतें करते हुए एक दूसरे को मारे जा रहे होते हैं। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि इसके पीछे की वजह क्या होगी, आखिर तक जरूर देखना। अब शिवा बॉबी के मरने पर ज्यादा उदास हो जाता है और वहीं रोने भी लगता है कि क्या हो गया मेरे दोस्तों को, क्योंकि उसने एक के बाद एक करके अपने कई दोस्तों को खो दिया। तभी पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और यही वो लोकेशन थी जो मैथमेटिशियन ने निकाली थी। यहाँ शिवा को बॉबी की लाश के साथ देखकर पुलिस वाले शिवा को पकड़ लेते हैं कि हत्यारा मिल गया। अब जेल में लाकर शिवा की अच्छे से पहले पिटाई की जाती है ताकि उससे उगलवाया जा सके कि आखिर उसने इतने लोगों को क्यों मारा और उसका अगला टारगेट क्या है। लेकिन शिवा तो बस यही कहता है कि देखो, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे असली हत्यारा फंसा रहा है। इतना मार खाने के बाद किशोर जेल में आकर शिवा की मरहम पट्टी करता है और उससे कहता है कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुमने किसी को नहीं मारा, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो वैष्णवी से कहता है कि देखिए, आप लोगों ने शिवा को बहुत मारा, इसका तुरंत ट्रीटमेंट करना होगा, इसके लिए उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। सभी शिवा को हॉस्पिटल भेज देते हैं जहाँ किशोर उसका इलाज करता है। लेकिन जैसे ही शिवा ठीक होता है ना, तो मौका देखकर तुरंत हॉस्पिटल से भाग जाता है, क्योंकि शिवा ने डिसाइड कर लिया था कि वो असली अपराधी को ढूंढकर रंगे हाथों से पकड़ेगा ताकि जितनी भी उसकी बदनामी हुई है वो सब मिट जाए। तो इसके बाद से वो दोबारा उसी आर्ट गैलरी वाले आदमी के पास आता है ताकि हाथी घर खरीदने वाले की कुछ और जानकारी इकट्ठा कर पाए। लेकिन जो वो देखता है ना, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि किसी ने आर्ट गैलरी वाले बंदे को कुर्सी से बांधकर उसे जिंदा जलाकर मार दिया था। उसके शरीर से उठने वाली आग की लपटें देखकर शिवा एकदम से घबरा जाता है और तुरंत भाग निकलता है। तभी पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वैष्णवी को लगता है कि सबूत मिटाने के लिए शिवा ने इस बंदे को मार दिया, तो अब कैसे भी करके शिवा को पकड़ना होगा, वरना वो और लोगों को मार देगा। ये होती है पुलिस की सोच। इसीलिए वैष्णवी एक प्लान बनाती है कि हम शिवा की बहन स्वाति को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और शिवा के दोस्तों में ये अफवाह फैला देंगे कि स्वाति की हालत काफी ज्यादा खराब है। तो जैसे ही शिवा को ये खबर मिलेगी, वो हॉस्पिटल में स्वाति से मिलने जरूर आएगा, उसी टाइम हम उसको पकड़ लेंगे। इसीलिए स्वाति को पुलिस वाले हॉस्पिटल बुलाते हैं। लेकिन जैसे वो बेचारी हॉस्पिटल जा रही होती है, तभी उसकी गाड़ी को दूसरी गाड़ी वाला बंदा टक्कर मार देता है और दूसरी गाड़ी वाला बंदा वही होता है जिसने बॉबी, डिलीवरी बॉय और सपना को मारा है। टक्कर भी इतनी भयानक होती है कि इस हादसे में वो बंदा भी वहीं पर मारा जाता है। लेकिन स्वाति की सांसें चल रही होती है, इसलिए तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां दुर्भाग्य से उसके बच्चे को तो बचा लिया जाता है, लेकिन स्वाति अपना दम तोड़ देती है। वैष्णवी को काफी ज्यादा अफसोस होता है कि ये शिवा को पकड़ने का बहुत ही बेकार आइडिया था हमारा। बेचारी स्वाति की जान चली गई, मुझसे क्या हो गया। इसीलिए वो इसी सदमे के कारण नौकरी से रिजाइन देने का फैसला करती है। लेकिन फिर बाकी पुलिस वाले उसे समझाते हैं कि देखो, आपकी गलती नहीं है, किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। स्वाति की तरह और भी लोगों की जान जा सकती है, इसलिए हमें अपराधी को पकड़ने के लिए आपकी जरूरत है। अब शिवा का दोस्त उसको फोन करके स्वाति के बारे में बता देता है। शिवा भी जल्दी से हॉस्पिटल में आता है। अपनी बहन को मृत देखकर वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है कि पुलिस ने मुझे पकड़ने के चक्कर में मेरी बहन को मार दिया। तो मुझे पकड़ना चाहते हैं ना, तो ठीक है, मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि ये भूल कर भी मत करना भाई, तूने ऐसा किया तो असली अपराधी कभी बाहर नहीं आएगा। जिसने तेरी बहन को मारा है वो लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं।
तुझे उन्हें पकड़ना होगा। ये सुनने के बाद शिवा की हिम्मत बढ़ जाती है और वो पुलिस वालों से बचकर हॉस्पिटल से चला जाता है। शिवा जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है, पड़ोस में सुकेश के घर वालों से उसको चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो जैसे घर के अंदर झांकता है, उससे पता चलता है कि सुकेश भी बाकियों की तरह बिल्कुल पागल हो चुका है। उसका खुद पर कोई कंट्रोल है ही नहीं और ऐसी पागलों जैसी हरकत करते करते वो अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए शिवा और सुकेश की मां मिलकर उसे रोकते हैं और पीछे से हमला करके सुकेश को कर देते हैं बेहोश। शिवा सुकेश के छोटे भाई से पूछता है कि आखिर तुम्हारे भाई को क्या हो गया था। तो छोटा भाई बताता है, भाई हमेशा मोबाइल में कोई स्नाइपर नाम का गेम खेला करता है, उसमें एक टूर्नामेंट होने वाला है, उसी की ही वो तैयारी करने के लिए सारा का सारा दिन गेम के अंदर डूबा रहता है, जिसके बाद आज अचानक से उसने ये सब करना शुरू कर दिया। ये सुनने के बाद शिवा हैरान हो जाता है कि गेम, कैसा गेम। तब उसको याद आता है कि बॉबी भी यही गेम खेला करता था, इसीलिए वो सपना के भाई सत्या के पास आता है। और आपको याद होगा दोस्तों, सत्या एक गेम डेवलपर है, तो शिवा उससे उसी स्पाइडर गेम के बारे में जानकारी निकालने को कहता है कि असल में ये गेम है क्या चीज। तो सत्या भी तुरंत काम पर लग जाता है और काफी देर चेक करने के बाद उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे वो हो जाता है शॉक। वो शिवा से कहता है कि वैष्णवी मैडम को यहाँ बुलाओ, वही हमारी मदद कर सकती है। शिवा कहता है, पर यार वो तो आते ही मुझे पकड़ लेगी। सत्या कहता है, ये गेम नहीं है, मौत का समन है, इसके पीछे जो भी है ना वो कोई मामूली इंसान नहीं होगा, उसे हम आसानी से नहीं पकड़ सकते, इसीलिए हमें पुलिस की जरूरत होगी। तो शिवा डरते हुए वैष्णवी को फोन करके सत्या के घर बुला लेता है कि मैडम मैं वहीं मौजूद हूँ, आप लोग यहाँ पर आ जाइए। वैष्णवी भी अपनी टीम के साथ सत्या के घर आ जाती है। तो सत्या उनको गेम के बारे में बताता है कि इस गेम को लोगों की जान लेने के लिए बनाया गया है। इसमें टोटल 3 लेवल्स होते हैं। पहले लेवल में गेम बिल्कुल नॉर्मल गेम्स की तरह चलता है, लेकिन लेवल 2 से ये खतरनाक होते जाता है और 3rd लेवल से होता है मौत का खेल शुरू। ये गेम लोगों के दिमाग पर ऐसा असर डालता है कि लोगों के सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। जो भी बंदा लेवल 3 पर पहुंचता है उसको लेवल 2 के ऐसे प्लेयर्स को मारना पड़ता है जो कई बार ट्राई करने के बाद भी लेवल 2 क्रॉस नहीं कर पाए। इसी वजह से सुकेश अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका छोटा भाई लेवल 2 को क्रॉस नहीं कर पाया। इस गेम में लेवल 4 भी है, जिसकी जानकारी मैं निकाल नहीं पा रहा क्योंकि इसकी कोडिंग काफी ज्यादा हार्ड है। वैष्णवी को पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, तो सत्या कहता है कि लेवल 3 के कुछ प्लेयर्स पास ही में एक्टिव हैं, जो किसी न किसी लेवल 2 के प्लेयर्स को मारने जरूर जाएंगे। उन पर नजर रखें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या फिर नहीं। इसलिए वैष्णवी शिवा के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ लेवल 3 के प्लेयर्स हैं। तब उन्हें एक आदमी देखता है जो कि पागलों जैसी हरकतें करता है, जैसे कि बाकी लोग पागल हुए थे ना, वैसे ही। उस आदमी को अच्छे से देखने और उसका पीछा करने पर उन्हें पता चल जाता है कि इस आदमी ने खास तरह के लेंस और ईयरबड्स लगाए हैं, क्योंकि दोस्तों जो प्लेयर्स लेवल 3 पर होते हैं उन्हें लेंस से गेम खेलना पड़ता है, और लेंस लगाने के बाद जो भी लेवल 2 वाले प्लेयर्स होते हैं लेवल 3 वालों को वो मॉन्स्टर्स जैसे दिखाई देने लग जाते हैं। इसी वजह से गेम को जीतने के लिए लेवल 3 के प्लेयर्स मॉन्स्टर समझकर लेवल 2 के प्लेयर्स को मार देते हैं। बड़ा खतरनाक गेम है दोस्तों। अब लेवल 3 का बंदा जैसे ही लेवल 2 के बंदे को मारने वाला होता है, पुलिस वहां पर आकर उसे पकड़ लेती है, जिस वजह से वो लेवल 2 के बंदे को नहीं मार पाता और ये गेम हार जाता है। लेकिन तभी वहां पर दूसरा लेवल 3 का बंदा आकर लेवल 2 वाले को मार डालता है, जिससे अब वो लेवल 4 में पहुंच जाता है। इन सब चीजों को देखकर वैष्णवी समझ जाती है कि सत्या बिल्कुल सच कह रहा था। सत्या बताता है लेवल 4 बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो क्या है इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम 2 चीज कर सकते हैं, किसी बड़ी गेम बनाने वाली कंपनी से मदद लेकर स्पाइडर गेम का सिस्टम ही बदल सकते हैं, ताकि प्लेयर्स का टारगेट बदला जा सके, जिससे वो लेवल 2 के बंदे को नहीं मारेंगे और फिर हम उस इंसान को पकड़कर पूरे गेम का सर्वर ही खत्म कर सकते हैं जिसने ये गेम बनाया। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अब पुलिस वाले बाकी लेवल 3 क्रॉस कर चुके प्लेयर्स को पकड़ते हैं, जिनके पास से उन्हें लेवल 4 का मैप भी मिल जाता है कि लेवल 4 कहां पर होगा। उसकी लोकेशन होती है तिरुपति। ये सुनकर वैष्णवी घबरा जाती है कि कल के दिन तिरुपति में एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, कहीं वहीं तो लेवल 4 नहीं होगा, और हो सकता है प्लेयर्स सारे पूजा करने वाले लोगों को मारकर उनका नरसंहार कर दे। जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। अब वो शिवा से फाइल 4 के बारे में पूछती है कि आखिर तुमने वो फाइल क्यों भेजी। शिवा कहता है मैंने सिर्फ 3 फाइल्स भेजी है, मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ कि ये सब कर कौन रहा है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि किशोर है, मेरा ससुर। मुझे किशोर पर काफी टाइम से शक था। हॉस्पिटल से भागने में उसी ने मेरी मदद की थी, क्योंकि अगर मैं जेल जाऊंगा और बाकी लोग मरेंगे तो आरोप मुझ पर कैसे लगेगा, इसलिए उसने मुझे हॉस्पिटल से बचाया। तभी मेरा सबसे पहला शक किशोर पर गया था, जब उसने उस आदमी जिसने बॉबी और बाकियों को मारा और जिसकी वजह से मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ उसकी भी जान ले ली थी उसने। तब उस आदमी के परिवार वालों को किशोर ने बहुत मोटी रकम दी थी ये सारी बातें छुपा कर रखने के लिए। किशोर के अंदर एक बात है कि वो सोसाइटी को पसंद नहीं करता, वो लोगों से नफरत करता है। उसी के साथ साथ आर्ट गैलरी वाले बंदे ने कहा था ना कि जो हाथी घर खरीदने के लिए आया था उसके पास स्टेथोस्कोप था, तो किशोर ही वो इंसान है
जो स्टेथोस्कोप हमेशा अपने पास रखता है। वो किसी भी इंसान को मैनिपुलेट करके अपनी बातों में उलझा सकता है और इसी तरह वो सारे काम करते हुए आ रहा है। वैष्णवी सुनने के बाद हैरान हो जाती है। शिवा कहता है कि किशोर मेरे कब्जे में है, मैंने उसका अपहरण कर लिया है ताकि दुनिया के सामने उसकी सच्चाई ला पाऊं, इसलिए सारे लोग किशोर के पास जाते हैं। शिवा उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों फंसाया। तब किशोर कहता है कि मेरे प्लान का तुम तो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं थे, लेकिन तुमने पुलिस को फाइल 1 भेजकर बता दिया कि डिलीवरी बॉय की जान एक्सीडेंट से नहीं बल्कि हत्या से हुई है, इसीलिए मैंने तुम्हें इस केस में फंसाया। तब वैष्णवी कहती है तुम ये सब कर क्यों रहे थे। किशोर बताता है मैं पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप का हिस्सा हूँ, मैंने कई साल उनके साथ ट्रेनिंग ली है, लेकिन उन्होंने मेरी काबिलियत पर शक किया कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने उन्हें दिखाने के लिए ये पूरा गेम का एक सिस्टम कई सारे डेवलपर्स से मिलकर बनाया ताकि इंडिया के यूथ को बर्बाद कर पाऊं, क्योंकि आज के यूथ इतना ज्यादा गेम खेलती है जिसके वो आदी बन चुके हैं और गेम के चक्कर में वो अपनों को भी नहीं छोड़ते। कभी अपनों को मार देते हैं तो कभी खुद की जान ले लेते हैं, इसीलिए मैंने इस गेमिंग का सहारा लेते हुए कई लोगों की जान ली और आगे जो मैंने प्लान किया है ना उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बड़ी तबाही आएगी जिससे दुनिया में सिर्फ मेरा नाम होगा। अब इस चीज को जानकर कि लेवल 4 में तबाही आएगी, वैष्णवी और बाकी पुलिस वाले हैदराबाद के एक गेमिंग कंपनी से बात करके इस स्पाइडर गेम का सर्वर बंद करने को कहते हैं, लेकिन ये गेम इतना ज्यादा प्रोडक्टिव होता है कि उस कंपनी से भी ये होता नहीं। तब शिवा कंपनी वालों से कहता है कि आप एक काम कीजिए, गेम का सिस्टम बदल दीजिए और सारे प्लेयर्स के टारगेट पर मुझे सेट कर दीजिए ताकि सभी लेवल 4 के प्लेयर्स मुझे मारने आ जाएं। वैष्णवी शिवा से कहती पागल हो गया हो क्या, ये क्या कर रहे हो, जान चली जाएगी तुम्हारी इसमें। शिवा नहीं सुनता और फिर अगले दिन सारे लेवल 4 के प्लेयर्स का टारगेट होता है शिवा। शिवा ने एक बस के अंदर बेहोश कर देने वाला धुआं फैला दिया होता है, तो जैसे ही वहाँ पर लेवल 4 के प्लेयर्स आते हैं शिवा उनसे लड़ते हुए सभी को बस के अंदर डाल देता है, जिससे वो सारे प्लेयर्स बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद सभी को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, क्योंकि ये गेम इतना एडिक्टेड था कि प्लेयर्स का रियल दुनिया से वास्ता ही खत्म हो चुका था, उनको गेम की दुनिया ही सच लगने लग गई थी। इस तरह से शिवा ने आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत को खत्म कर दिया और अपनी बेगुनाही भी साबित कर दी कि उसने किसी को नहीं मारा। इसके बाद शिवा और वर्षा अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और अब से वो दोनों स्वाति के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह पाल कर बड़ा करने की सोचते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।